अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लोगों की लाइफ के अंदर, और वो है हेयर लॉस। इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेयर लॉस की क्या रीज़न्स हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। बट मोस्टली आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हेयर लॉस की रीज़न्स क्या क्या होती हैं ताकि आप उनको अवॉइड कर सकें। ये देखो, सबसे जो पहली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस है ना, वो है हेरिडिटरी हेयर लॉस। मतलब क्या, कुछ जेनेटिक्स में मिलती है। मेडिसिन में इसको एंड्रोजेनिक हेयर लॉस कहते हैं और ये मर्द में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। मर्द में तो बाल्डनेस पैटर्न आ जाएगा ना, आप गंजे हो जाएंगे। औरत में क्या होता है कि बालों की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है और जो उनकी स्कैल्प की जो लाइन होती है वो थोड़ी पीछे जाने लग जाती है। बट इसकी भी ट्रीटमेंट है और बहुत सी ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए। दूसरा हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर है वो है एज। विद इंक्रीजिंग एज, जैसे आप 30 या 40 क्रॉस करते हैं, मोस्ट मेल्स में 30, फीमेल्स में 40, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो जो जिनसे हेयर बाहर निकलता है वो आपकी प्रोडक्शन जो है वो लो कर देते हैं, उनकी प्रोडक्शन लो हो जाती है। तो हमारे हेयर ऐसे ग्रो ही नहीं करते, मतलब कि हेयर फॉलिकल्स मौजूद तो होते हैं बट उनके अंदर से हेयर निकलता ही नहीं है। तो ये तो एजिंग प्रोसेस है, ये नॉर्मल है। ये हेयर केयर से और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने से हेयर फॉलिकल्स आपके काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। थर्ड जो कॉज है वो है कोई किस्म का इलनेस या आफ्टर चाइल्ड बर्थ या स्ट्रेसेस मीन्स कोई परेशानी है, आपको कोई टेंशन चल रही है, फाइनेंशियल टेंशन है, प्रॉपर्टी की टेंशन है, एक कोई भी इकोनॉमिकल टेंशन है, एजुकेशन की टेंशन है। इससे क्या होता है, आप जब स्ट्रेस लेते हो तो आपके हार्मोन काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं बॉडी में, और जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं बॉडी में तो ज़ाहिर है आपकी सेहत पे ऑल ओवर द इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हेयर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी भी रीग्रोथ पॉसिबल है। आपको यह है कि जो स्ट्रेस उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है और थोड़ी हैप्पीनेस की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेकर जाना है, जिसके बारे में सारा हमारा चैनल है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हेयर लॉस के ऊपर, और हेयर लॉस जो करवाती है वो है हेयर केयर। यार हम लोग हेयर अपने बालों की ख्याल रखते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, ब्रश नहीं करते, हम लोग शैम्पू बहुत दो दिन बाद करते हैं, उनको डैमेज रखते हैं, डस्ट पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, हम नहाते दो दिन बाद हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे बाल, आजकल की जनरेशन में बाल कम हो रहे हैं, गंजापन ज़्यादा आ रहा है, थिन हो रहे हैं, बालों के कलर उड़े होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में आजकल वाइट हेयर्स बहुत आ गए हैं। वो यही है कि न्यूट्रिशन से हम प्रॉपर लेते ही नहीं है वो वाले। और एक और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बाल तोड़ रहा है और कम कर रहा है, थिनिंग कर रहा है, वो है हेयर स्टाइल पुल्स। हमारे कुछ ऐसे अब हेयर स्टाइल्स आ गए हैं जिनकी वजह से हम अपने जो हेयर जो होते हैं फॉलिकल्स उनको डैमेज कर बैठते हैं। जब एक दफ़ा एक हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाए तो वो हेयर प्रोटेक्शन करेगा ही नहीं, और हम क्या करते हैं, खींच के, मोस्टली लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि नहाते ही बहुत रफ तरीके से अपने जो बालों को खुशकाते हैं टॉवल के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, कभी भी बालों पे नहाते ही ब्रश नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ड्राई अप होने दें, खुद ब खुद ड्राई अप होने दें, उसके बाद ब्रश करें। और एक जो बहुत बड़ी रीज़न है और ये कोई नेचुरल रीज़न है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी या स्ट्रेस, आपको मैंने बताया है। जिससे एक कंडीशन है खासतौर वुमेन के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOS भी कहते हैं। पाकिस्तान में ये हर 5 में से 2 यंग लेडीज़ को होता है और ये मुकम्मली ट्रीटेबल है, उसमें कोई नुक्स नहीं है कि PCOS किसी को हो या किसी को ना हो। PCOS में क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज होती है उनमें सिस्ट बन जाती है और एक्नी प्रॉब्लम होती है। हेयर फॉलिकल जो खासतौर पे जो औरतें होती हैं उनके फेस पे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उनकी मतलब कि फेस पे हेयर ज़्यादा आते हैं, बट आप जो के सर के बाल होते हैं वो लॉस होने लग जाते हैं। तो ये हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी मेडिकेशन है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपको इसका अच्छा हल बताएंगे। उसके बाद हमारे पास स्कैल्प इन्फेक्शन है। मुख्तलिफ तरह के स्कैल्प इन्फेक्शन पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है, खासकर बच्चों में, कि बच्चे ज़्यादा केयर नहीं रख पाते। फंगल इन्फेक्शन है, इस वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें से हेयर नहीं निकलते और एक बाल्डनेस का पैटर्न आता है। अपने बहुत से बच्चों में जो खासतौर पर मेल न्यूट्रिशन होते हैं उनमें आपने ये देखा होगा। फिर कुछ मेडिकेशन हैं जो कि कॉज करते हैं, जैसे कैंसर की मेडिकेशन होती हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनको एकदम से रोकने से आपके बालों का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्कैल्प सोरियासिस है। आपने सुना होगा कि जब हमारी ड्राइनेस होती है, जब अक्सर ही हम सर्दियों में बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि तो खारिश होती है, साथ साथ हमारे बाल गिरते हैं। ड्राइनेस कॉज हेयर लॉस, ठीक है। ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस करती है क्योंकि एक तो हम स्कैल्प को स्क्रैच कर रहे होते हैं, खारिश कर रहे होते हैं, उस वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं और हेयर वैसे भी टूटने लग जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर शैम्पूज आते हैं, अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें और ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं।
बट ये मैं जनरल बता रहा हूँ। इसकी प्रॉपर एक वीडियो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस आई विल पोस्ट आफ्टर सम फ्यू डेज़। और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं यार, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कैरिंग एलोपेशिया हो गया, मतलब कि आपके अगर चोट लगती है, जिस तरह आपने नोट किया जिन लोगों के सर फटते हैं बचपन में, स्टिचेस लगते हैं, वहाँ से हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हेयर फॉलिकल जब है ही नहीं तो बाल तो फिर आने से रहे। काफ़ी रीज़न हैं यार, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। कुछ और रीज़न एक दो बताए तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई, सिफिलिस हो गई, वो हेयर लॉस करती है, स्ट्रेस हो गई, कैंसर थेरेपीज़ हो गई, कुछ बीमारियां हैं, थायराइड की कुछ बीमारियां हैं, जैसे क्योंकि थायराइड खुद इटसेल्फ हार्मोन है, तो वो भी उसका इम्बेलेंस की वजह से हमारी थिनिंग ऑफ हेयर होती है। और भी रीज़न हैं तो, लेकिन आई विल शेयर इट इन पोस्ट आफ्टर सम फ्यू डेज़। सॉरी मैं ज़रा लड़खड़ा रहा हूँ, आपने माइंड नहीं करना। बट ये कि यार बाल गिरने की एक और बड़ी वजह भी है एलोपेशिया एरेटा। ये एक बीमारी है। इस बीमारी में होता ये है कि जो आपका डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं डॉक्टर लैंग्वेज के अंदर, ये ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ एक ऐसी चीज़ है हमारे जिस्म में जो हमारे जर्म्स को लड़ने में हमसे हेल्प करती है। मगर कोई भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है या फ्लू वायरस होता है तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडीज जाके उनसे फाइट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे जितने भी जिस्म पे बाल हैं उनको अटैक करता है, और इस वजह से हमारे जिस्म में कहीं भी बाल हों, बेशक वो जिस्म पे हों, सर पे हों, आईब्रोज हों, उनको ख़त्म करने लगता है। इसके लिए आपको प्रॉपर चेकअप की ज़रूरत है, एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। बट इसका भी इलाज जो है वो अब आ चुका है मेडिसिन में। बहुत से लोगों के बाल तो सिर्फ इसी वजह से गिर जाते हैं क्योंकि जब वो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। जिस तरह हमें पता है कि पूरे दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एवरी 5 in 3 वुमेंस के अंदर पाया जाता है। तो उससे लड़ने के लिए जो हम कीमोथेरेपी लेते हैं, उसके एक नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि हम जिस्म के हर जगह के बाल गिरने लग जाते हैं। और ये अपने आप में ऐसा बदलाव देख के जो वो इंसान होता है जो कैंसर से लड़ होता है, वो दिल बर्दाश्त हो जाता है और उसको लाइक इट्स अ वेरी हर्टफुल कंडीशन। कोई भी अपने आप को देखेगा कि उसके जिसम सारे बाल गिर रहे हैं, उसकी खूबसूरती जा रही है, बट ये कि आफ्टर कीमो सेशंस वो वापस रिकवर होता है और उसके बाल नॉर्मल ग्रो करने लग जाते हैं। तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें बस ये है कि प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए पेशेंट की।